हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही करीब है। तो अब हमें बहुत सतर्कता से और बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में शामिल है। विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो विकास की प्रक्रिया जो होती है, एक तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें क्या शामिल होता है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन। कहने का मतलब जो मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में वही चीज लिखी हुई है। मात्रात्मक परिवर्तन है, इसका अर्थ होता है जिसे मापा जा सके। मात्रा ही मतलब मात्रात्मक तो मापा जा सके, ठीक है। और जो गुणात्मक होता है, इसका अर्थ होता है कि कार्य क्षमता जांचना या व्यवहार में सुधार करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो विकास है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मात्रात्मक के अंदर आता है लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना या कम होना, तो ये इसके अंतर्गत आता है। और गुणात्मक के अंतर्गत क्या आता है? सोचने की शक्ति जो बढ़ती है, दिमाग की जो सारी चीजें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो आती हैं हमारे गुणात्मक परिवर्तन के अंदर। रंग हमारा कैसा है, रूप हमारा कैसा है। तो जो विकास है ये एक व्यापक प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? जब भी विकास सिर से पैर की ओर मतलब सिर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा होता है, इसको ही हम कहते हैं सेफलोकॉडल। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल, शीर्ष अभिमुख। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विकास का जो क्रम है वो सिर से शुरू होकर नीचे शरीर की बाकी हिस्सों की ओर जाता है, मतलब लास्ट में पैर बनते हैं। सबसे पहले हम बच्चे का सिर बनता है या सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर वो बैठना बैठना सीखता है, फिर वो अंत में चलना सीखता है। तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, विकास केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? देखो, जब भी विकास जो है वो केंद्र से बढ़ रहा है, मतलब रीढ़ की हड्डी की से शुरू हो रहा है और फिर हाथ पैर की उंगलियों तक बढ़ता है। जैसे मान लो बच्चा है, वो पहले हाथ के पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर उसके बाद वो उंगलियों से छोटी चीजें पकड़ना सीखता है। तो इसको ही हम कहते हैं समीप दूर अभिमुख। क्या कहते हैं? समीप दूर अभिमुख, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मानव व्यक्तित्व किसका प्रमाण है? जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका प्रमाण होता है? तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी रहता है और ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। इसका सी ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की जो अंतः क्रिया है वही जो होती है मानव व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आनुवांशिकता और वातावरण। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आंखों का रंग जैसी शारीरिक विशेषताएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? ये पूछ रहा है। जैसे आंखों का रंग है, ये किसके द्वारा निर्धारण होता है? ये क्वेश्चन शायद मैंने कल भी कराया था, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आंखों का रंग है ये सब क्या होता है, ये आनुवांशिक कारक होते हैं मुख्य रूप से। ये वातावरण से नहीं मिलते हैं, ये हमें जीन से मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या होती? जब भी प्राथमिक एजेंसी की बात करें तो ये क्या हो जाता है, हमारा परिवार। बच्चे का सबसे पहले जो समाजीकरण है वो कहाँ उससे शुरू होता है? वो सबसे पहले परिवार के सदस्यों से शुरू होता है। बच्चा जो है वो अपने परिवार के सदस्यों से ही भाषा, रीति रिवाज और व्यवहार करना सीखता है। इसीलिए जो प्राथमिक संस्था बोल सकते हैं हम उसको परिवार को बोलते हैं। और द्वितीयक हमारा क्या होता है? विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे और वयस्क सीखते हैं। मतलब समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे और वयस्क कैसे सीखते हैं? तो बच्चे और जो वयस्क होते हैं वो जाहिर सी बात है समाज के मानदंड और मूल्यों को सीखते हैं या मूल्यों से सीखते हैं, दोनों ही बातें हो जाएंगी। क्योंकि जो
समाज का मानदंड और मूल्य है, यही आंसर सही हो जाएगा। हम परिवार और स्कूल जैसे से मतलब जो सीखते हैं, मान लो ये परिवार है, विद्यालय या साथी हुआ, उनसे सीखते हैं। लेकिन व्यापक रूप से जब समाजीकरण का अर्थ पूछा जाए तो समाज में रहने के नियमों, मूल्यों और भूमिकाओं को अपनाना, ताकि व्यक्ति जो है समाज का एक सक्रिय सदस्य बन सके। इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय समाजीकरण की एजेंसी है। अभी मैंने बताया है विद्यालय जो आता है वो सेकंड में आता है, द्वितीयक एजेंसी होती है, द्वितीयक संस्था होती है जहां बच्चे समाजीकरण सीखते हैं। जब मतलब इसमें क्या होता है, प्राथमिक तो हमने बताया परिवार है, और विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं वो द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वो औपचारिक नियम और सामाजिक कौशल सीखते हैं। जबकि जो प्राथमिक संस्था होती है, परिवार होता है, उसमें अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण किसके माध्यम से सीखते हैं या किसके माध्यम से करते हैं? तो जो पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। क्योंकि जीन पियाजे जो हैं वो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। उनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से, मतलब समाज के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके और अनुभवों का, ज्ञान का निर्माण करके स्वयं सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ स्वयं की बात हो रही है, वो किसी और के माध्यम से नहीं सीखेंगे, स्वयं खुद करके सीख लेंगे। सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से वो अपनी समझ का निर्माण कर लेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ये क्या कहलाती है? तो जब बच्चा जो है वो तार्किक रूप से वस्तुओं को सोचने लग, ये जीन पियाजे के द्वारा ही क्वेश्चन है कि जब बच्चे जो हैं वो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ये कहलाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो ये जो ऑप्शन दिए हैं इसी क्रम में है, जीन पियाजे ने जो है ये अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर लास्ट होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, उन चीजों के बारे में तर्क कर सकता है जिन्हें वह देख सकता है, मतलब मूर्त वस्तुओं को देखकर ही तर्क कर लेता है। अभी उसमें उतनी सोच विकसित नहीं होती है कि वो जो वस्तुएं अमूर्त हैं उनके बारे में सोचना या तर्क करना शुरू कर दे। ये स्थिति कब होती है, जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि 11 से 18 वर्ष के बीच में जब वो बच्चा आ जाता है तब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, तब वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। जब तार्किक वस्तुओं से और घटनाओं को जो है घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ये नहीं कह रहा कि शुरू कर देता है, मतलब प्रारंभ किया है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बालक के सीखने में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? तो सबको पता होगा स्कैफोल्डिंग जो है, अगर पियाजे, बायोगास्की और कोहलबर्ग ये जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, इन पे ही प्रश्न भी बनते हैं, तो ये है हमारे बायोगास्की। बायोगास्की ने ही स्कैफोल्डिंग की अवधारणा दी थी। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ढांचा या इसको कहते हैं पाड़। ठीक है, और जो ये देता है उसको क्या कहते हैं? एमकेओ। क्या कहते हैं? एमकेओ। ठीक, मोर नॉलेजेबल या मोर नॉलेज अदर इसको कहते हैं। और बच्चे की जो सहायता की जाती है, जिस क्षेत्र में की जाती है, जिसको पार करने के लिए सहायता दी जाती है, उसको कहलाता है, उस जो वो क्षेत्र होता है वो कहलाता है जेड पी डी। ठीक है,
इसको क्या हिंदी में कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि स्कैफोल्डिंग की जो अवधारणा है वो वायोगास्की ने दी थी। और एक और बात ध्यान में रखना है, जो बूरनर थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जो वायोगास्की हैं इन्होंने इस सिद्धांत से जोड़कर देखा था। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इससे जोड़कर ही देखा है, उन्होंने ही इसकी बारे में ज्यादा अच्छे से अवधारणा बताई है, इसीलिए स्कैफोल्डिंग जो है बायोगास्की का ही सही आंसर मानेंगे। बूरनर को आंसर में नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन को, और इसका उद्देश्य पूछ रहा है। इसका उद्देश्य होता है, पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएं, छात्रों की तुलना करना नहीं होता है, अंतिम ग्रेड देना नहीं होता है, परीक्षा परिणाम घोषित करना भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका एम ही यही है, सीखने में सुधार करना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चे कहाँ कठिनाई हो रही है उनको सीखने में, ताकि तुरंत सुधार किया जा सके, तुरंत शिक्षण विधि में सुधार किया जा सके और छात्र की जो गैप है या कमी है उनको दूर किया जा सके। इसके लिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखने में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बायोगास्की ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है? तो जो बायोगास्की हैं, हमें पता है बायोगास्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का जो है सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा क्या सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ना उन्होंने शारीरिक दिया, ना आनुवांशिक और ना ही नैतिक। नैतिक दिया है कोहल वर्ग ने। तो ये क्या है? लेव बायोगास्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो कहता है बच्चा जो है वो समाज और संस्कृति के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ही कारक, सामाजिक ही जो है वही कारक है जिस पर बायोगास्की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोगास्की के अनुसार निजी भाषण क्या है? तो निजी भाषण को हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं वो खुद से जोर जोर से बातें करते हैं, वो किसी और से नहीं, खुद से ही बात करते हैं। और वो इसलिए बात करते हैं अपने व्यवहार को नियंत्रित और योजना बनाने का एक साधन के रूप में जो है वो देखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको, एक और बात, इसको ही जो है निजी भाषण है, इसको ही प्याजे ने अहम केंद्रित कहा है। क्या कहा है? अहम केंद्रित। और बायोगास्की ने इसको क्या कहा है? इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? यह बच्चे को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखते हैं, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। और ये जो इसके जो समर्थक थे या जो विचारक थे वो जॉन ड्यूवी थे। उनका मानना था प्रगतिशील जो शिक्षा है या बाल केंद्रित शिक्षा है उसी पर उन्होंने जोर दिया था। उनका यही मानना था कि करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। इन्होंने दिया था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर दिया था इन्होंने। ठीक है, और स्कूल को इन्होंने क्या, एक समाज का छोटा सा रूप माना था। तो सी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।